चीज़ प्ले करती है सभी लोगों के अंदर, चाहे जिस वर्ग से वो आते हो, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं इसका। राजनीतिक दलों ने अलग अलग जगहों पे इसी के लिए कोशिश भी की। मैं ये उनको ये क्रेडिट भी दूंगा, बहुत प्रयास किए होंगे भाई। चलिए आप मायावती जी को क्रेडिट दीजिए, लालू जी को क्रेडिट दीजिए, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अंदर गहरे जड़ में है, क्योंकि जब आप उनको हल्का सा कुरेदते हैं तो वो एट प्ले हो जाती हैं। राजनीतिक दल को तो मुझे लगता है वो मछुआरे हैं, लक्ष्य लगा के बैठे हुए हैं, मछलियाँ ही फंसा लेंगे, लेकिन कहीं कुछ और भी चीज़ प्ले हो रही। क्या मुझे इसका विश्लेषण चाहिए दुबे जी? नहीं नहीं, मैं तो इस बात को मानता हूं, और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हमारे सभी साथी मानते होंगे कि भारतीय जाति जो है वो भारतीय समाज की और भारत जैसे अन्य समाज जो है भारतीय उपमहाद्वीप की, उसमें सामाजिक संरचना की एक विशिष्ट इकाई है। ऐसा दुनिया के और देशों में नहीं पाया जाता, एशिया के और देशों में नहीं पाया जाता, चीन में नहीं पाया जाता, मोटे तौर पर जापान में नहीं पाया जाता, और भी कई जगहों पर नहीं पाया जाता। इसीलिए 50 के दशक के अंत में जब भारतीय राजनीति का मॉडल बना रहे थे बौद्धिक रूप से, एकेडमिक रूप से, प्रोफेसर रजनी कोठारी, जिनको मैं मानता हूं उनसे बड़ा कोई राजनीति शास्त्री भारत में नहीं हुआ है, सीएसडीएस के संस्थापक थे, तो उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखी, तो उसका पहला वाक्य था इस किताब का कि भारत जैसे पारंपरिक समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिकरण की प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ती है, पॉलिटिसाइजेशन के जरिए जो है वो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये उनका पहला वाक्य था उनका। और जब पॉलिटिसाइजेशन की वो बात करते हैं तो उसमें पूरी किताब में एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के उन्होंने ये किताब लिखी थी, सारे डेटा वो यहां से, आंकड़े यहां से लेके गए थे, और ये इस किताब के 20 संस्करण छप चुके हैं। सारी दुनिया में भारतीय राजनीति के बारे में ये किताब पढ़ी जाती है। उस किताब का पहला वाक्य मैं बता रहा हूं। तो जातियों का जो राजनीतिकरण हुआ है उसके जरिए ही भारत का आधुनिकीकरण धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। चूंकि ये यूरोप नहीं है, चूंकि ये चीन की तरह यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है, कमोबेश जापान भी एक काफी यूनिफॉर्म सी सोसाइटी है, इसलिए वहां पर दूसरे तरीके से मामला आगे बढ़ा है। भारत में इसी तरीके से बढ़ सकता था जिस तरीके से बढ़ा है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा निराश नहीं हूं। मैं आपका जो शुरुआती वक्तव्य था मैं उससे सहमत हूं कि भारतीय समाज ने कई दृष्टियों से असाधारण प्रगति की है। कई चीजें हैं जो अभी हम लोग उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो अभी हम लोगों को आगे बढ़ना बाकी है। लेकिन हम लोग मेहरबानी करके जाति के दरवाजे पे ही सारा ठीकरा न फोड़ें, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में जो सत्ता होगी उस सत्ता का उपभोग कौन करेगा, उस सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, ये तो कोई ना कोई तरीका हिंदुस्तान के समाज में निकालना पड़ेगा, इतने बड़े समाज में जिसकी की इकाई जाति है। इसीलिए यहां पर राजनीतिक गोलबंदी की इकाई जाति है। ये एक हकीकत है और इस हकीकत से हम लोग मुंह नहीं चुरा सकते, ये बनी रहेगी। और चूंकि राजनीतिक इकाई जाति है, इसलिए हर दल जातियों का एक समीकरण बनाता है, बड़ी सावधानी से बनाता है। जब जातियों का समीकरण सावधानी से, जैसे कांग्रेस ने एक जमाने में बनाया था, तो कांग्रेस जो करता था वो करती थी वही राष्ट्रवाद था। कांग्रेस को जातिवादी पार्टी के तौर पर देखा नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत बढ़िया और अपने हिसाब से सावधानी से समीकरण बनाया, जिसकी मैं अक्सर प्रशंसा भी करता हूं, और बड़ा वो कामयाब भी रहा, कम से कम 10 साल तो कामयाब रहा ही। अब उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ लगता है। जब वो समीकरण गड़बड़ा जाता है तब फिर लगता है ऐसे जातियां जो हैं वो अपने आप को दोबारा दोबारा दावा कर रही हैं, जैसे कि मान लीजिए जातियां पहले बीच में खत्म हो गई हों। ऐसा कोई भी क्षण नहीं था भारतीय राजनीति में, भारत के विकास में, जब जातियां खत्म हो गई हों या जातियों ने अपनी दावेदारी पीछे खींच ली हो। ये राजनीतिक गोलबंदी की एक अनिवार्य इकाई है, और मैं नहीं देखता कि आगे 50-100 साल में या और आगे समय में ये इकाई समाप्त होगी। ये ऐसी ही बनी रहेगी, इसी प्रक्रिया पे, यही इसकी ट्रेजेक्टरी होगी जिसके जरिए भारत का विकास होगा। तो अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। हम लोगों का ये आज हम चर्चा करें, इसका उद्देश्य ये नहीं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी वाली बहस हम लाना चाहते हैं। हम तो ये समझना चाह रहे हैं सिर्फ कि एक हिस्सा जो राजनीतिक डिस्कोर्स में या सामाजिक संरचना में है उसकी व्याख्या क्या हो सकती है, उसको समझने की कोशिश है। हमारा इसमें जजमेंटल व्यू नहीं कि किसको क्या मिलना चाहिए, वो इसलिए हमने कहा कि बहुत राजनीतिक बहस में हम लोग फंसेंगे तो फिर कौन बुरा कौन पे नहीं है। हम तो ये समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। तो मुझे ये समझाइए कि यही एक समस्या भी है ना, हम लोग चाहते हैं कि सर्वसमानी सर्वमूलक समाज बने, भेदभाव वाला समाज न रहे। ये मेरा जो प्रश्न है टूटती क्यों नहीं है? कोई इसको क्या प्रश्रय मिलता है, या किसी को बनाए रखने में फायदा है, या जो उसके अंदर लोग हैं उनको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है? हम लोग सही प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, क्यों नहीं ये खत्म होती है? मेरे ख्याल से
देखिए, अगर आप ये टूट नहीं रही है, अब इस दृष्टि से देखेंगे तो बात दूसरी होगी। मेरा मानना है कि आजादी के बाद से लोकतांत्रिक राजनीति के दबावों में जाति का किरदार काफी बदला है। जो नीरजा जी बात कह रही थी और रामकृपाल जी बात कह रहे थे, मैं उससे मोटे तौर पर सहमत हूं कि जो कास्ट के स्ट्रक्चर हैं, जातियों का बदलाव, उनके आपसी संबंध, उनका गठजोड़ करने का तरीका, अलग होने का तरीका, उनके झगड़ों का तरीका, उनकी दोस्ती का तरीका, ये सब चीजें काफी बदली हैं। अब जाति पहले ऐसी नहीं रही। ऐसे बहुत सारे दायरे ऐसे हैं जहां पे आप नहीं देखेंगे कि जाति अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्त करती है। नहीं नहीं देखेंगे आप बहुत सारे दायरे। कुछ दायरे हैं जहां पे आपको देखेंगे कि जाति बहुत ही तीखे तरीके से अपने आप को व्यक्त करती है। एक जमाना था जबकि ऐसा कोई दायरा नहीं था जहां पे जाति अपने आप को व्यक्त ना करती हो। लेकिन अब व्यापार का दायरा है, बहुत से ऐसे दायरे हैं जहां पर जातियां अपने आप को व्यक्त नहीं करती हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में भी जातियां कई जगहों पर बहुत नरमी के साथ होती हैं और इस तरह से मिली जुली होती हैं कि हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जातियां अभी भी तीखे तरीके से व्यक्त करती हैं, और वो है राजनीति का इलाका, गोलबंदी का इलाका, और सत्ता में किसको क्या मिलेगा ये तय करने वाला इलाका। जी सतीश जी, जाति बंधन के टूटने के पीछे राजनीति है? नहीं नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सिर्फ राजनीति में ही हम जाति को समझ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मूल में जाति है, हर क्षेत्र में जाति है, कला में जाति है। इवन रामप्रकाश जी ये कह रहे थे कि जातीय व्यवस्था को तोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन कहीं ना कहीं औद्योगिकरण हो सकता है। लेकिन अगर आप भारत का औद्योगिकरण देखते हैं तो चूंकि वहां अगर दलितों का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो मात्र 1% लोग कहीं ना कहीं वहां नौकरियों में दिखाई देते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि जो जातीय व्यवस्था के उछले पायदान के ऊपर बैठा है, जहां से जाति में ऊपर होने से वहां उनको कहीं ना कहीं सर्वोच्चता मिलती है, जब तक उस व्यक्ति के मन में ये नहीं आएगा कि भारत से जाति छूटे, तब तक भारत में जाति खत्म नहीं हो सकती। आमतौर पे जो जातीय व्यवस्था के निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठता है वो जाति खत्म करने की बात करता है, लेकिन जो जातीय व्यवस्था में उछले, जहां कहीं ना कहीं उसको फायदा होता है, तो वहां से जाति जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक जाति नहीं टूटेगी। दूसरी बात, जाति टूटेगी या नहीं टूटेगी, देखिए अभी हम आरक्षण को लेकर के आपके यहाँ चल भी रहा था। आरक्षण कारण नहीं है, कारण जाति है, आरक्षण निवारण है, लेकिन हम जाति को नहीं तोड़ पाए। अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण को ही तोड़ने की एक कवायद चल रही है, उनकी उपजातियों में कहीं ना कहीं जातियों को ढूंढा जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में मेरे हिसाब से तमाम लोगों को एक मंथन करना चाहिए। जातीय एक व्यवस्था है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिर्फ राजनीति में हम जाति को पहचान पाए, बाकी गीत में, संगीत में, फिल्मों में, खेल में, कहीं ना कहीं इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि जहां देने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं जो छोटी जाति के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, कहीं ना कहीं उनको देने के नाम पर कोताही बरतते हैं। और अगर आप ये भी देखेंगे, इसमें भी कहीं कोई तो राय नहीं, ये भी एक सच्चाई है कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि जो सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल होती हैं, जहां से पूरी की पूरी नीतियां बनती हैं। अगर आप भारत सरकार का कैबिनेट देखेंगे तो कुछ निश्चित जातियां ही हैं जहां जिनकी जनसंख्या, अगर जनसंख्या की हम बात करें तो वो मुश्किल से 5% है, लेकिन अगर उनकी हिस्सेदारी देखेंगे तो वो 80% के आसपास, 90% के आसपास चली जाती है और बाकी जातियां कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मनोस्थिति सिर्फ सामान्य, देखिए भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में सिर्फ जाति नहीं दिखाई देती, भारत के हर सिस्टम के अंदर जातियां दिखाई देती हैं, जहां से पूरा का पूरा देश चलाया जाता है। जिस व्यवस्था में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं में भी हम अगर हम देखते हैं, हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि जहां जहां आरक्षण है वहां वहां कहीं ना कहीं दलितों की उपस्थिति या जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है वहां का भारत का जो सामाजिक ढांचा है या एक इस तरह की सोच है कि वहां उसके पाए जाने की संभावनाएं लगभग कहीं ना कहीं नगण्य होती है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं आज कल देश आजाद हुए इतने समय हो गया है, ऐसे समय में। और दूसरी बात ये कहूंगा कि देखिए जातीय से, हालांकि जात का जो सबसे ज्यादा खतरनाक दायरा जो होता है वो वहां होता है कि जहां व्यक्ति पैदा होता है। वहां से जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती है, जहां से उस जगह से, अगर किसी गांव में पैदा हुआ है
तो जो उसका मित्र है हो सकता है कि उसको बैठने में संकोच हो, लेकिन जैसे जैसे वो शहर की तरफ जाते हैं वहां से दूरी बढ़ती है, निश्चित रूप से जात का दायरा कहीं ना कहीं खत्म होता है। लोगों के अंदर माइग्रेशन पावर, दलितों के अंदर भी मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि लोगों को मैक्सिमम दूरी से माइग्रेट किया जाए। एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जब जैसे लोग वहां बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जाति का दायरा टूटेगा, लेकिन ये जाति का दायरा टूटना जरूर चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें ये है, जाति एक जहर है, जाति एक भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज बहुत आगे नहीं बढ़ा। आप प्राकृतिक संसाधनों से भी बड़ा एक मानव संसाधन होता है, आप कहीं ना कहीं एक व्यवस्था विशेष की वजह से एक बहुत बड़ा मानव जी संसाधन। सतीश जी, जी 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 एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही जी कि राजनीतिक तौर पे आइडेंटिफिकेशन हुआ है, बिल्कुल सही बात आपने, इतनी राजनीतिक दल बने, सब चीज़ें हुई, चेतना हुई। क्या इसका ये संबंध है कि बहुत विकसित अगर समाज हो जाए तो ये टूट सकता है? निश्चित निश्चित। देखिए धीमे धीमे टूटेगा। 100% भारत में जातीय व्यवस्था टूटेगी। जातीय व्यवस्था कैसे टूटेगी? जब तक सिस्टम नहीं चाहेगा। देखिए हमने, सुनिए, यहाँ बाल विवाह भी छूटा है, यहाँ पे सती प्रथा भी छूटी है, यहाँ पे देवदासियों के ऊपर बैन लगाया वो भी छूटा है, यहाँ पे बेटियों को मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या होती थी वो भी छूटा है। कहीं ना कहीं जब तक सरकार या सिस्टम में जो लोग हैं, अगर वो जब तक नहीं चाहेंगे, कड़े कानून बनाने पड़े, व्यवस्थाओं, आप डरिए मत, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे देश में आरक्षण की चर्चा है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई आरक्षण अब नहीं होना चाहिए, ये बहुत लंबे समय तक हो गया, या एक व्यक्ति जिसने एक बार आरक्षण ले लिया हो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे तथ्य लोगों ने रखे, लेकिन यहां आपको यह भी मानना पड़ेगा कि भारत के समाज के सशक्तिकरण में आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जो आरक्षण को सिर्फ एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में देखना चाहते हैं। भारत में आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। बड़ी गंभीरता के साथ अगर हम जाति छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आरक्षण छोड़ा जा सकता है। अगर कुछ लोगों को लगता है, और अब ये समय है कि जाति का दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं जाति को दिखा करके आप कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जा करके बढ़त हासिल करते हैं। जी। ये भारतीय समाज की एक सच्चाई है। जी 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 जी। अवैध मुझे एक सवाल आपसे हो, चुकी वो आपके पास ही आ रहा घूम के। जी आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही विशिष्ट इकाई है जो उसके अंदर क्या कहते हैं, इनग्रेव्ड हो गई, मतलब उसके अंदर एकदम डीएनए की तरह प्रवाहित हो रही है। मैं सवाल अभी हमने जो पूछा था सतीश जी से, इसलिए मैं कहता हूँ उसको बहुत पॉलिटिकल ले जाएंगे तो फिर वो तू मैं वाली बहस हो जाएगी। आप देखिए जो विकसित लोग हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, मेरे ऊपर फारिग हो जाएंगे वो, अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, उनके अपने निजी विकास के बावजूद उनके अंदर वो भावना नहीं खत्म होती है सर। मैं इसको समझना चाहता हूँ दुबे जी। नहीं, तो आर्थिक विकास से जाति समाप्त हो जाएगी, ये तो एक क्लेम है, ये एक दावा है कि आर्थिक विकास से जाति समाप्त हो जाएगी। सतीश जी क्लेम कर रहे हैं ये दावा जो है, जो भारत की एम्पिरिकल रियलिटी है, यानी भारत का जो अनुभवजन्य यथार्थ है, उस पर तो खरी नहीं उतरती। देखिए, जाति को समाप्त करने के इस देश में बहुत आंदोलन हुए हैं। सावरकर ने जातिबंदी का अभियान चलाया था, अंबेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही। उसके बाद लेकिन दलितों की ही जब नए सिरे से गोलबंदी होनी शुरू हुई, तो फिर कांशीराम ने कहा कि जात को हम मजबूत करना है, हमें कमजोर नहीं करना, जात जितनी मजबूत होगी उतना ही हमको उसमें लाभ होगा। तो बहुत तरीके से ये चीजें सामने आती हैं। जो जाति को तोड़ने के जितने भी आग्रह हुए हैं, वो आग्रह आज तक कामयाब क्यों नहीं हुए? वो इसीलिए कामयाब नहीं हुए कि ये हमारे देश की एक बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चरल रियलिटी है, एक बुनियादी संरचनागत यथार्थ है। इसमें जातियों के बीच में जो ऊंच नीच है उसको हम कितना नरम कर सकते हैं, सवाल इस बात का है। जातियों के बीच के ऊंच नीच को आधुनिकीकरण के जरिए, आर्थिक विकास के जरिए, राजनीति में सत्ता के बंटवारे के जरिए, आरक्षण के जरिए, कई तरीके से, जितने भी तरीके उसके लिए और भी कुछ तरीके हो तो वो भी खोजे जा सकते हैं। उस ऊंच नीच को, उस हायरार्की को, उस पदानुक्रम को हम कितना नरम कर सकते हैं, इतना तो संभव है
लेकिन ये जो पूरा एक जो जो पश्चिमीकरण का पूरा फंडा है, जो हम लोगों को थमाया गया है और हम लोग उसको थाम लिया है कि हम जातियां एक दिन भारत में समाप्त हो जाएंगी और एक यूनिफॉर्म सोसाइटी बन जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्वप्न है जिसको देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये भारतीय समाज के बुनियादी यथार्थ के विपरीत जाता है। जातियों की आपसी टकराव जो है वो सब चीजें नरम हो सकती हैं, ये तो बात मैं मान सकता हूं, नरम हो सकती हैं। उसके अंदर जो दुष्टता है, उसके अंदर जो हिंसा है, उसके अंदर जो छुआछूत है, जो आपसी आपसी मारकाट है, ये सब खत्म, ये सब कमजोर हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। खत्म होने के बाद फिर भारतीय समाज कुछ और हो जाएगा, फिर जैसा भारतीय समाज है वैसा नहीं रहेगा। नीरज